गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। हार्दिक अभिनंदन। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। ठीक 11 बजकर 1 मिनट अब हुआ है और तारीख आपको पता है, आज है 23 मार्च 2022। ऐतिहासिक दिन है और आप जानते हैं आज ही के दिन होता है शहीदी दिवस, क्योंकि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को हमारे देश के 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी पर लटकाया गया था आज ही के दिन। इसीलिए इसे हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस नहीं मेरे भाई, शहीदी दिवस। शहीद दिवस तो हर साल 30 जनवरी को होता है, ये शहीदी दिवस है। चलिए, तो सबसे पहले हमने याद किया अपने क्रांतिकारियों को। हम सारे के सारे लोग नमन करते हैं उन्हें तहे दिल से और शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं एक नए बैच की, जो है आपका जीएस स्पेशल का नया बैच, जिसका शुभारंभ हम आज से ही कर रहे हैं, यानी कि 23 मार्च 2022 से। क्लास पूरी तरीके से लाइव है और यहां पर आप सब लोगों के कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं। अंकिता, सौरभ, टुनटुन, करण, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहां पर नजर आए हैं। इसके अलावा विनम्र, मनीष, आदर्श, रक्षा, निर्देश, दीपांशु, गौरंगा, सुजल, मुफीद, शेख, अमन, अर्पिता, आकाश, विशाल, मीनाक्षी, अनिरुद्ध, रॉबिन, रोहित, एकलव्य, प्रीति, मेरू, कुबेर, यश, रूबल, पंडित, श्रेय, वंश, छोटू, अजय, सोनू गुप्ता, यशी, स्वीटी, अमृता, वसीम, रुशाली, निर्देश, ऋतिक, साहिल, हेमंत और सत्या, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे नजर आए हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है जीएस स्पेशल का बैच। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको जीएस स्पेशल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। मेरा नाम अभिषेक सुमन है, हम अभिषेक सुमन, और करियर विल ऐप पर जनरल स्टडीज के साथ मैं डील करता हूं। और जीएस में 2 सब्जेक्ट्स मेरे पास रहेंगे, एक इंडियन हिस्ट्री और एक इंडियन पॉलिटी। आप सब जानते हैं कि आपको इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास पढ़ना है, जो इस जीएस स्पेशल में कवर करवाया जाएगा। और इसके अलावा जो इंडियन पॉलिटी है, भारत की राज्य व्यवस्था, वो एक और सब्जेक्ट। ये दोनों के दोनों मेजर पार्ट्स, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स मेरे पास रहेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जीएस स्पेशल का बैच है, किन किन एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, क्या हमारा अप्रोच रहेगा इस बैच में, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। प्लस आप लोगों की जो भी डाउट्स और जो भी क्वेरीज हैं, इस बैच को परचेज करने से पहले, इस बैच में रजिस्टर करने से पहले, वैसे तो आप जानते हैं कि आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जीएस स्पेशल के बैच में के बारे में जानते हैं और आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी एडमिशन्स ले चुके होंगे। लेकिन जो अभी तक कन्फ्यूजन में है, उनके कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, आप किसी भी कंपटीशन को यदि आप देते हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसमें हमारे पास 4 मेजर सेक्शंस होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस होता है। यदि हम एक जेनरिक एग्जाम की बात करें, एक जेनरिक पेपर की बात करें, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसएससी। यदि हम एसएससी की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यदि हम बात करें, कर्मचारी चयन आयोग, तो आप जानते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जब प्रीलिम्स होता है, जब प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं, उसके 4 चरण होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। तो बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली जो जीएस का पार्ट रहेगा, जो जनरल स्टडीज का पार्ट रहेगा, उसी के लिए आपने एडमिशन लिया है किसमें,
इस जीएस स्पेशल बैच में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात तो ये जीएस स्पेशल बैच है, और जीएस स्पेशल का मतलब इस बैच में केवल और केवल जीएस आपको पढ़ाई जाएगी, और आपका बैच कोड है GS38। ये जीएस स्पेशल 38 बैच है जिसकी शुरुआत आज से ही, यानी कि हम 23 मार्च 2022 से कर रहे हैं। दिस इज GS38 बैच। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो GS38 बैच है, इसमें आपको जीएस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स का मतलब, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजव्यवस्था, नेक्स्ट इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन प्लस एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, या भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अलावा पांचवा मेजर पार्ट रहेगा जनरल साइंस, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में 3 सेक्शंस आप सब जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ये तीनों के तीनों पार्ट्स रहेंगे जनरल साइंस में। ये वो मेजर पार्ट्स हैं जो आपको इस जीएस स्पेशल बैच में करवाए जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, जीएस स्पेशल का ये बैच पूरी तरीके से बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में। लेकिन यदि आप स्पेसिफिकली इंग्लिश ही मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट बैच है, एक अलग बैच है, और आप जानते हैं जो कि एसएससी सीजीएल का इंग्लिश मीडियम बैच है, टारगेटेड बैच। वो पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम है, लेकिन यहां पर सारी की सारी बातचीत बाइलिंगुअल चलेगी। और जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस तरीके से, जिस लहजे में मैं आपसे बोल रहा हूं, उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी। मेरा नाम आपको पता ही होगा, अभिषेक सुमन। ये दोनों सब्जेक्ट जीएस स्पेशल में मेरे पास रहेंगे, हिस्ट्री भी और पॉलिटी भी, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी भाई आपको पढ़ाएंगे विवेक सर। ज्योग्राफी आपको विवेक सर पढ़ाएंगे। इसके बाद इकोनॉमी की यदि हम बात करें, इसके लिए आपके पास होंगे राशिद सर। सारे के सारे लोग बेहतरीन, अपने अपने सब्जेक्ट्स, अपने अपने क्षेत्र में माहिर, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की बात करें
तो भाई फिजिक्स में हमारे पास अंकुर वशिष्ठ सर हैं, केमिस्ट्री में हमारे पास सतेंद्र सर हैं, और बायोलॉजी के लिए हमारे पास सबा मैम है। ये हमारी फैकल्टीज रहेंगी इस जीएस स्पेशल बैच के लिए। और यदि हम इस बैच की टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डेली इसमें मिनिमम 2 क्लासेस चलेंगी। मैंने कहा मिनिमम 2 क्लास, 2 से ज्यादा हो सकती हैं लेकिन 2 से कम नहीं होंगी। कहने का मतलब है एक दिन में आपको जीएस के 2 स्लॉट मिलने ही मिलने हैं। और 2 स्लॉट किस तरीके से? भाई मॉर्निंग में 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक, जो कि अभी है, जो कि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। और दूसरा स्लॉट रहेगा दोपहर को 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक। ये 2 टाइम स्लॉट्स रहेंगे जीएस स्पेशल के बैच के, लेकिन ये मिनिमम टाइम स्लॉट्स हैं। मतलब ये मिनिमम 2 बार एक दिन में आपकी जीएस स्पेशल में क्लास होनी ही होनी है। तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए ही जाएंगे। हाँ, लेकिन ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल लगभग मैं कोशिश करता हूं कि आपकी क्लास रोज हो, मतलब मेरे सब्जेक्ट की क्लास रोज लगे, क्योंकि मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास 1.5 घंटे के 2 स्लॉट हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1.5 घंटे के 2 स्लॉट के अलावा 1-1 घंटे के 3 स्लॉट दे दिए जाएं। ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन वो तो आपकी और हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से कंफर्टेबल हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है, कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल करके ही आपको पढ़ाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि हम डेज की बात करें तो मंडे से लेकर सैटरडे तक इसमें क्लासेस चलेंगी, संडे को छुट्टी रहेगी। यदि कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, कोई नेशनल हॉलीडे आ जाता है, किसी और ओकेजन की वजह से छुट्टी आ जाती है, तो वो एक्सेप्शनल है, वो बात अलग है। लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे तक इसमें क्लासेस चलेंगी रेगुलरली। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं इस जीएस स्पेशल के बैच का जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि कोर्स कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन रहेगा, वो मान के चलिए आप रहेगा अप्रोक्सीमेट 4 to 5 मंथ्स। लगभग 4 से 5 महीने, 4 to 5 मंथ्स, लगभग 4 से 5 महीने लगेंगे पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने में। लेकिन आपके पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जो जीएस स्पेशल बैच है ये लाइव तो है ही, लेकिन साथ में ये वीओडी भी है। कहने का मतलब इसमें आप डेली इन टाइम स्लॉट्स में लाइव क्लास तो अटेंड कर ही सकते हैं, लेकिन यदि आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हिस्ट्री में मुगल एम्पायर पढ़ा रहा हूं, मुगल साम्राज्य, और आपको मुगल साम्राज्य आता है, आप मुगल साम्राज्य नहीं पढ़ना चाहते, आपको पढ़ना है गांधीयन एरा, गांधीवादी युग, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे वीओडी का। वीओडी का मतलब है वीडियो ऑन डिमांड। कहने का मतलब जीएस स्पेशल का जो बैच है, जो हम 4 से 5 महीने में लाइव पढ़ के कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो आपको वीडियो फॉर्म में भी मिलेगा। उस पूरे के पूरे बैच की आपको वीडियोस भी मिलेंगी जो वीओडी के रूप में मिलेंगी। तो यदि आप चाहें तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना जल्दी मर्जी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए ही हमने वीओडी का फीचर दिया है।
ये केवल और केवल आपकी कन्वीनियंस के लिए है, जो आपको वीओडी का फीचर दिया गया है। 4 से 5 महीने में लगभग हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, लाइव क्लासेस की वीडियो और वीओडी की वीडियोस जो है वो आपके एप्लीकेशन में, आपके कोर्स में 1 साल तक बनी रहेगी। कहने का मतलब, यदि आज 23 मार्च 2022 को आपने जीएस स्पेशल का बैच लिया है और आपने जीएस स्पेशल में पढ़ना शुरू किया है, तो ये जो जीएस स्पेशल है इसकी वैलिडिटी, इसकी वैधता आपके पास 22 मार्च 2023 तक रहेगी, पूरा 1 साल। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स यहां पर अपलोड करवाए जाएंगे। मेरे से यहां पे कोई पूछ रहा है कि सर क्या रिवीजन होगा, तो भैया आप सब जानते हैं कि रिवीजन रोज, भाई रोज विवेक सर जीएस का रिवीजन करवाते हैं। वो सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो फ्री चलते हैं। रोज सुबह करंट अफेयर्स फ्री क्लास चलती है हमारे एप्लीकेशन पर। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से हम आपको असंतुष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि जितनी नॉमिनल सी फीस हम आपसे ले रहे हैं उतने नॉमिनल फीस में आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगा। और डेफिनेटली हमारा उद्देश्य आपको केवल ज्यादा देना नहीं होगा, हमारा उद्देश्य आपको ज्यादा पढ़ाना नहीं होगा, एग्जाम के लिए सही और सटीक पढ़ाना होगा, रेलेवेंट पढ़ाना होगा। हम कोशिश करेंगे, भाई हमारा उद्देश्य यहां पर आपके रजिस्टर्स भरवाना नहीं होगा, फालतू में किताबें छपवाना नहीं होगा। हमारा उद्देश्य होगा आपको वो चीजें पढ़ाई जाएं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये तो सारी की सारी बात हो गई किसके बारे में, इस जीएस स्पेशल के बैच के फीचर के बारे में। लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि भाई ये बैच किन किन एग्जामिनेशंस में आपकी मदद करेगा। ठीक है, अब आप यहां पर लिखकर भेजें कि आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई देखो, हमेशा याद रखिए, चाहे आप चपरासी का एग्जाम दें, चाहे आप आईएएस की परीक्षा दें, ठीक है, हर एग्जाम में जीएस आनी है, हर एग्जाम में जीएस आनी है, जनरल स्टडीज आनी है। लेकिन हर एग्जाम में जीएस पूछे जाने का लेवल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो जीएस स्पेशल का बैच है ये आपको किस लेवल तक क्या करेगा, मदद। भाई मदद की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि भाई चपरासी से लेकर आईएएस के एग्जाम तक हर एग्जाम में आपको मदद करेगी जीएस स्पेशल, हर एग्जाम में आपको मदद करेगा जीएस स्पेशल का बैच। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो ग्रेजुएट लेवल पर होता है, ठीक है, सबसे पहले एसएससी, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, सीपीओ का एग्जाम, इसके अलावा एमटीएस का एग्जाम, स्टेनोग्राफर का एग्जाम, हेड कांस्टेबल, या कांस्टेबल का एग्जाम, ये सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं इसमें आपको मदद करेगा ये जीएस स्पेशल का बैच। इसके अलावा स्टेट पुलिस सर्विस, भाई यदि आप किसी भी राज्य के एसआई का एग्जाम देना चाहते हैं, यहां पे किसी ने कुछ पूछा भी था, सर बिहार एसआई हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बिहार एसआई का मतलब स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर, दरोगा की भर्ती। इसके अलावा कांस्टेबल की भर्तियां, चाहे वो यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, चाहे वो बिहार एसआई हो, बिहार कांस्टेबल हो।
एक बच्चा पूछ रहा है सर नेट जीआरएफ हो जाएगा। बेटे आप जीएस से नेट जीआरएफ कैसे दे सकते हैं? यदि आप नेट जीआरएफ की बात कर रहे हैं तो वो तो आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे ना। इसके अलावा रेलवे के एग्जाम, इसके अलावा विभिन्न राज्यों के टीचिंग एग्जाम्स, उसमें भी आपको क्या करेगा, ये मदद करेगा। अब बात होती है, यहां पर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्या पीसीएस, यूपीएससी, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। तो भाई देखिए, एक स्टूडेंट पूछ रहा है डिफेंस। भाई देखिए, डिफेंस का हमारे पास सेपरेट बैच होता है, डिफेंस का हमारे पास सेपरेट बैच होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं भाई, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, यदि आप सीडीएस की तैयारी करते हैं, यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करते हैं, यदि आप एनडीए की तैयारी करते हैं, यदि आप नेट जीआरएफ की तैयारी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जीएस स्पेशल बैच से हेल्प नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, आपको जीएस स्पेशल से हेल्प मिलेगी। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा, है ना, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा भाई, यदि आप हायर लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स की, पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए स्पेशल बैचेस लीजिए, इसके लिए आप स्पेशल बैचेस लीजिए। क्योंकि डेफिनेटली यदि हम कंटेंट की और डेप्थ की बात करें, तो हमारे पास कंटेंट डिलीवर करने के और कंटेंट देने के 3 लेवल हैं। सबसे ज्यादा कंटेंट और सबसे ज्यादा डेप्थ में जो आपको कंटेंट है वो मिलेगा आपको स्पेशल बैचेस से। अब आप सोचेंगे स्पेशल बैचेस, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप हिस्ट्री स्पेशल बैच ले लें, आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आप पॉलिटी स्पेशल बैच ले लें। भाई यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको यूपीएससी आईएएस का एग्जाम देना है, आपको पीसीएस का एग्जाम देना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली जीएस स्पेशल से ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको जीएस स्पेशल में पढ़ा रहा हूँ या जो हमारे टीचर्स आपको जीएस स्पेशल में करा रहे होंगे वो आपको पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, लेकिन वो कहीं हद तक मदद करेगा, हर चीज में मदद नहीं करेगा। तो इसीलिए करियर विल पर, ठीक है, जीएस पढ़ने के 3 लेवल हैं भाई। जो सबसे हायर लेवल है वो है सब्जेक्ट स्पेशल, हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, ज्योग्राफी स्पेशल, इकोनॉमी स्पेशल, ठीक है, और साइंस स्पेशल। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नेट जीआरएफ की तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करते हैं भाई, क्योंकि ये एग्जाम्स यदि आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो इनका लेवल हाई होता है, ये हायर लेवल के होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप एसएससी, सीजीएल और उसी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो भाई देखो आपके सामने लिखा है कि जीएस स्पेशल का बैच आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो एक जीएस को पढ़ने का लेवल होता है स्पेशल बैचेस, दूसरा जीएस को पढ़ने का लेवल है हमारे पास जीएस स्पेशल, और फिर जीएस लेवल के बाद सर इज इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर जुडिशरी एग्जाम्स? डेफिनेटली। यदि आप जुडिशरी के प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें जो जीएस आती है उस जीएस का वही लेवल होता है जो पीसीएस लेवल में पूछी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं, यदि आप पीसीएस का टारगेट बनाकर आप बैठे हैं, यदि आपको पीसीएस का एग्जाम देना है तो आप सब्जेक्ट स्पेशल में जाइए। लेकिन यदि आपको कोई भी वनडे एग्जामिनेशन देना है, जेनरिक एग्जाम देना है, तो आप जीएस स्पेशल में आएंगे, और जीएस स्पेशल में सारे के सारे ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम है
उनमें आपको मदद मिलेगी। और तीसरा लेवल होता है जीएस को पढ़ने का, जो हम टारगेटेड बैच बनाते हैं। टारगेटेड बैच का मतलब जैसे पर्टिकुलरली एक यूपी कांस्टेबल का बैच बनाया, एक पर्टिकुलरली एनडीए का बैच बनाया, एक पर्टिकुलरली सीटेट का बैच बनाया, एक पर्टिकुलरली सुपर टेट का बैच बनाया। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जीएस पढ़ने के 3 लेवल हैं। हमारे पास जीएस पढ़ने के 3 लेवल हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पर कि आपको किस लेवल पर चाहिए। कहने का मतलब हमारे मेन्यू में तो सारी की सारी डिशेस हैं, है ना, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना है, आपको कितनी भूख है, ये डिपेंड करता है उस पर। अब मैंने कई बार देखा कि भाई स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी कांस्टेबल के बैच में किसी ने एडमिशन ले लिया। अब यदि आपने यूपी कांस्टेबल के बैच में एडमिशन लिया तो डेफिनेटली इसी उम्मीद से लिया ना कि आपको यूपी कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करना है, भाई इसीलिए तो आपने कांस्टेबल का बैच लिया। अब आप कांस्टेबल का बैच खरीद कर मेरे से लाइव क्लास में क्या पूछते हैं, क्या सर इससे यूपी पीसीएस हो जाएगा? अभी जब आपने बैच कांस्टेबल के लिए लिया तो आप यूपी पीसीएस के ख्वाब कैसे देख सकते हैं? यदि आपने टिकट कलकत्ता जाने की खरीदी तो आपको ट्रेन चेन्नई कैसे पहुंचा सकती है? आप खुद बताइए, सोचने वाली बात है। तो भाई देखिए, हमारे पास 3 लेवल हैं जीएस को पढ़ने के, एक सब्जेक्ट स्पेशल, एक जीएस स्पेशल और एक टारगेटेड बैच। तो यदि आपका लक्ष्य केवल एक एग्जाम है टारगेटेड बैच, तो आप टारगेटेड बैच में जाएं। यदि आपका उद्देश्य है कि मुझे एसएससी सीजीएल और ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम, एसआई, कांस्टेबल या सारे के सारे जेनरिक एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, तो आप जीएस स्पेशल में आइए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे डीपली पढ़ना है, मुझे ज्यादा पढ़ना है, मुझे यूपीएससी स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करना है, तो डेफिनेटली आप स्पेशल बैचेस में जाइए। तो फिर आप जाइए सब्जेक्ट स्पेशल बैच में, चाहे वो हिस्ट्री स्पेशल हो, चाहे वो इकोनॉमी स्पेशल हो, साइंस स्पेशल हो, ज्योग्राफी स्पेशल हो, पॉलिटी स्पेशल हो, जो भी। तो भाई आई होप कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर इज इट हेल्पफुल फॉर बैंकिंग? जी नहीं, ये जनरल स्टडीज है, ठीक है। और बैंकिंग में जनरल स्टडीज नहीं आती है मेरे भाई, बैंकिंग में जनरल अवेयरनेस आता है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स होता है, बैंकिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीजें, साइंस, ये सब बैंकिंग के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि पीसीएस देना है तो सब्जेक्ट स्पेशल बैच में जाइए, यदि जेनरिक वनडे एग्जाम देना है तो जीएस स्पेशल में आइए, और यदि उससे भी लोअर लेवल का एग्जाम देना है तो टारगेटेड बैच चल रहे हैं, किसी में भी एडमिशन ले लीजिए। लेकिन ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप ग्रेजुएट लेवल और सामान्य किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जीएस स्पेशल आपको लेना चाहिए। और यदि आपको पीसीएस का एग्जाम देना है, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, ये सब एग्जाम आपको देने हैं, तो आप सब्जेक्ट स्पेशल बैच लीजिए। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप जीएस स्पेशल में पढ़ के पीसीएस का पेपर देने जाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है भाई। इतिहास तो वही रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, ज्योग्राफी वही रहेगी, पॉलिटी वही रहेगी, साइंस वही रहेगा, हर चीज वही रहेगी। लेकिन बस क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का लेवल जो है ना वो चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पूछने का लेवल चेंज हो जाता है। अब हो सकता है कि भाई आप किसी कांस्टेबल के एग्जाम को देने जाएं तो कांस्टेबल के एग्जाम में तो सिंपल सा सवाल आपसे पूछेंगे। अब कांस्टेबल के लेवल के एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे, बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आसान सा सवाल, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपसे पूछेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ?
आप तुरंत आंसर कर देंगे 1526 में हुआ, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है 1526 में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाएं, यदि आप एसआई का पेपर देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं, या किसी और वनडे एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं जो ग्रेजुएट लेवल पर है, तो डेफिनेटली अब वहां पे ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, या आपसे पूछ लेंगे बताइए पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने किसको हराया था। तो हम सब जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और उसकी हत्या करके भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। थोड़ा सा लेवल बेटर हुआ। अब पीसीएस के लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो पीसीएस के लेवल पर शायद आपसे ये पूछ लें कि बताइए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था। तो हम बोलेंगे भाई बाबर का कुशल नेतृत्व, है ना, बाबर का कुशल नेतृत्व और उसका तोपखाना, उसके कैनन्स और उसके युद्ध लड़ने की नीति, तुलगमा युद्ध नीति और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि महत्वपूर्ण कारण थे बाबर के पहले पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के। तो डेफिनेटली थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया, थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया, और फिर एकदम आईएएस के लेवल पर पहुंच जाएंगे, यूपीएससी के लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो क्वेश्चन बाबर से ही आएगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा अलग आएगा। एक सेकंड रुकेंगे। अब एक लेवल को और अप कर देंगे, आईएएस के लेवल तक पहुंच जाएंगे। भाई हो सकता है आपसे सवाल थोड़ा सा और एडवांस्ड पूछ लिया जाए। बताइए हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य होने के की स्थापना होने के बाद, या आपसे पूछ लेंगे हो सकता है भाई हिंदुस्तान में बाबर के आने के बाद हिंदुस्तान की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे मेन्यू में तो सारी डिशेस हैं, सिंपल भी और कॉम्प्लिकेटेड भी, लेकिन डिपेंड वो आप पर करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पता चला आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल लेवल की, और आप यहां पर लिख लिख कर भेज रहे हैं कि सर डीपली कराइए, डीपली कराइए। बेटे आप डीपली करके करेंगे क्या, क्योंकि आपके एग्जाम में तो पूछा ही नहीं जाना। तो कहने का मतलब जब हम बैच लेते हैं, जब हम एडमिशन लेते हैं, जब हम तैयारी करते हैं, तो ज्यादा तैयारी करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सही तैयारी करने से सिलेक्शन होता है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सही पढ़ना है। यदि आप सही पढ़ेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि मेरी इस बात से और मेरे इस लगभग आधे घंटे के सेशन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां तक की बात में किसी का कोई डाउट वगैरह है, किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं शुरू करता हूं और बात करता हूं अपने सब्जेक्ट के बारे में। जी, किसी की और कोई क्वेरी है तो बता दीजिए। सर वीओडी में ऑल क्लासेस हैं? जी हाँ, वीओडी में सारी क्लासेस हैं। वीओडी में वो भी क्लासेस हैं, वो भी टॉपिक्स हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है, जो मैं लाइव क्लास में भी आपको नहीं करवाऊंगा। आपसे कह दूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो वीओडी से कर सकते हैं। वीओडी में सब कुछ है ना, लेकिन उसको हम इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो क्या करेंगे टाइम वेस्ट करके। हाउ टू मेक नोट्स, वो घबराइए मत, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो साथ के साथ मैं आपको बताते चलूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं।
सर इज इट हेल्पफुल फॉर एसएससी जेई? डेफिनेटली, मैंने बताया तो एसएससी के सारे एग्जाम्स में आपको मदद करेगा ये बैच। मैप्स के साथ होगा सर। बेटे मेरे पास पॉलिटी और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी विवेक सर पढ़ाएंगे। तो आप मैप्स की बात ज्योग्राफी में कीजिए विवेक सर के साथ। पॉलिटी में थोड़ी मैप होता है। हिस्ट्री में मैप बना के क्या करेंगे मेरे भाई? हिस्ट्री में थोड़ी मैप पूछते हैं। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं और शुभारंभ करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से। जी, तो जीएस स्पेशल में मेरे पास दो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर मैं तो टेंथ के बाद साइंस का स्टूडेंट था, सर मैं तो टेंथ के बाद कॉमर्स का स्टूडेंट था, सर मुझे तो हिस्ट्री आती ही नहीं, मैं कैसे करूंगा हिस्ट्री। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देंगे उसमें केवल और केवल हर चीज केवल टेंथ स्टैंडर्ड के लेवल तक ही पूछी जाती है। वो लेवल जो हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है, और टेंथ तक हिस्ट्री भी सबने पढ़ी है, ये आप जानते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, जैसे ही हम नाम सुनते हैं हिस्ट्री का, या जैसे ही हम बात करते हैं इतिहास की, तो आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में सबसे ही पहली बात क्या आती है कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं। शायद हम पास्ट के बारे में या अपने अतीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि सामान्य सी भाषा में या सामान्य से शब्दों में, भाई हिस्ट्री इज समथिंग विच इज पास्ट नाउ, जो हो चुका है, जो बीत चुका है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन क्या अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं इतिहास होती हैं, हिस्ट्री होती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान रखेंगे, अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो डेफिनेटली हुई हैं, जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं और जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास स्रोत हैं, केवल उसी को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है, उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। ये जो शब्द है हिस्ट्री, ध्यान रखेंगे, ये एक ग्रीक वर्ड से बना है, एक यूनानी शब्द से बना है, और वो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। ये बना है हिस्टोरिया शब्द से। भाई जिस जिसको ये लिखना है वो साथ साथ लिखते चलिएगा, समझकर, अपने शब्दों में, अपने तरीके से। एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। और ध्यान रखेंगे, हिस्टोरिया का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी नॉलेज मिलती है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हिस्टोरिया। और ध्यान रखेंगे, एक ग्रीक पर्सन या एक यूनानी व्यक्ति जिसका नाम था हेरोडोटस, इसी हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। और आप सबने सुना होगा भाई, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इसी ने सबसे पहले अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी, एक बुक के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से। इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका।
और क्योंकि ये नेक काम सबसे पहले किसने किया, हेरोडोटस ने किया, इसीलिए ध्यान रखेंगे हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ही क्या कहलाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता, क्योंकि इसी ने सबसे पहले अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। और मैंने आपको बताया कि अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं और जिनके हमारे पास क्या है, सोर्सेस। तो वो घटनाएं जिनके हमारे पास स्रोत हैं, जिनके हमारे पास सोर्सेज हैं, भाई वही तो क्या कहलाती हैं, हिस्ट्री कहलाती है, अतीत कहलाता है। और ये जो सोर्सेज हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं पुरातात्विक स्रोत, या तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, या तो ये पुरातात्विक स्रोत होंगे। और आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख, कॉइन्स सिक्के, मॉन्यूमेंट्स स्मारक, स्टैचूज या मूर्तियां। आप जानते हैं यही सारी की सारी चीजें मिलकर तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाती हैं, पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। और दूसरे प्रकार के सोर्सेस कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत। और ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं भाई। या तो ये रिलीजियस होंगे, धार्मिक, जिसके अंतर्गत हम शामिल करेंगे धार्मिक ग्रंथों को, जैसे हमारी रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे बौद्ध ग्रंथ, हमारे जैन ग्रंथ, ये सब क्या है, रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज, ये है धार्मिक साहित्यिक स्रोत। या फिर ये नॉन रिलीजियस होंगे, या आप कह सकते हैं ये गैर धार्मिक होंगे, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम। ये सारी की सारी वो पुस्तकें हैं, वो लिटरेरी सोर्सेज हैं जो नॉन रिलीजियस हैं, जो गैर धार्मिक हैं। और इसके अलावा तीसरे प्रकार के ये क्या हो सकते हैं, लिखेंगे डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, या लिखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स या विदेशी यात्रियों का विवरण। आप जानते हैं कि एंशियंट पीरियड से ही, प्राचीन काल से ही हमारे देश में कई विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ। कई सारे के सारे विदेशी यात्री हमारे देश में आए, जिन्होंने आकर यहां पर कुछ समय बिताया
और फिर उसके बाद वो अपने अपने कंट्रीज, अपने अपने देशों में वापस लौटे। और जब वापस लौटकर उन्होंने अपनी जर्नी लिखी, अपनी पूरी की पूरी यात्रा का वृत्तांत लिखा, तो भाई उसमें हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में या भारत के बारे में भी लिखा। तो हमें जानकारी मिली अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में। कहने का मतलब है कि यदि पास्ट में कोई भी घटना घटित हुई है, अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है, और वो घटना इन दोनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी से खरी उतर जाती है, तो आप उसे हिस्ट्री कह सकते हैं, तो आप उसे इतिहास कह सकते हैं। लेकिन यदि उसके होने का हमारे पास ना तो कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और ना ही कोई लिटरेरी सोर्स, तो आप उसे केवल और केवल क्या कहेंगे? आप उसे केवल और केवल अतीत कहेंगे, केवल और केवल पास्ट कहेंगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड द पास्ट। यही सबसे ज्यादा प्रमुख अंतर है इतिहास और अतीत में। यहां तक की बात क्लियर हो गई है सबको? और अगर क्लियर हो गई है तो ये जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट से। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको, इसे जल्दी से नोट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, डन। सर हिंदी में क्यों लिखवा रहे? बेटे बाइलिंगुअल का मतलब समझते हैं आप? अंकिता, पापा की परी, आपको पता है बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? अगर आपको हिंदी से इतनी ज्यादा तकलीफ है तो आप इंग्लिश मीडियम बैच ज्वाइन कीजिए, हमारे पास इसका भी विकल्प है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जो इंग्लिश मीडियम बैच है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, बाकी बैचेस बाइलिंगुअल हैं। तो यहाँ पे आपके साथ साथ जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखेंगे, जीएस स्पेशल में हमें पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, या भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। और ध्यान रखेंगे, इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को 3 मेजर पार्ट्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला कहलाता है एंशियंट इंडिया, या प्राचीन भारत। इसका सबसे पहला
पार्ट कहलाता है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। दूसरा कहलाता है मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत। और तीसरा मेजर पार्ट कहलाता है मॉडर्न इंडिया, या आधुनिक भारत। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को, जो हमें पढ़ना है जीएस स्पेशल में। और यदि हम इन तीनों हिस्ट्रीज को आपस में कंपेयर करें, आपस में इनकी तुलना करें, तो हमें पता चलेगा कि इन तीनों पार्ट्स में से सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा लंबा भाग, लंबा पार्ट कौन सा रहा? एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। इसीलिए दैट पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड या हिंदी में कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। दूसरा पीरियड कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, या हिंदी में लिखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है, ये कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड। या ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। इन तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है अकेले एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। अब इन तीनों पीरियड्स में अंतर क्या है? ध्यान रखेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल वो काल है जो केवल अवशेषों पर आधारित है। इसके हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। कहने का मतलब ये उस समय की बात है और उतने पुराने की समय की बात है जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का भी आविष्कार नहीं किया गया था। मनुष्य ने पढ़ना लिखना भी शुरू नहीं किया था। उसी समय को कहा गया प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, वो काल है, वो पीरियड है जिसके जो अवशेषों और रिटन सोर्सेज या लिखित साक्ष्य दोनों पर आधारित है। लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, जितने भी रिटन सोर्स हमें मिले हैं, उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है। कहने का मतलब मनुष्य ने तो लिपियों का आविष्कार कर लिया था, मनुष्य ने तो पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने लिपियों में उसने क्या कन्वे करने की कोशिश की या क्या कहा, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। उसको हमने कहा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जो अवशेषों और लिखित साक्ष्य दोनों पर आधारित है और सारे के सारे रिटन सोर्सेज या लिखित साक्ष्यों को भी पढ़ लिया गया है। वो पीरियड कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड। अब तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा सबसे लंबा और सबसे पुराना कौन सा पीरियड रहा? प्री हिस्टोरिक पीरियड।
इसीलिए इसको हम दो एजेस में क्या करते हैं, डिवाइड। सबसे पहला कहलाता है, या सबसे पहली एज कहलाती है स्टोन एज, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं पाषाण युग। और दूसरा कहलाता है मेटल एज, यानी कि कॉपर एज, या आप हिंदी में लिख सकते हैं ताम्र युग। स्टोन एज पाषाण युग, कॉपर एज ताम्र युग। क्या मतलब है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, जिस युग में मनुष्य केवल और केवल स्टोन्स या पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था, उसी युग को, उसी एज को क्या कहा जाता था, या क्या कहा जाता है, स्टोन एज, उसी को कहा जाता है पाषाण युग। लेकिन मनुष्य ने पत्थरों का इस्तेमाल करने के साथ साथ ही अपने लिए सबसे पहली धातु का आविष्कार किया, या धातु की खोज की, जो कौन सी थी, कॉपर, तांबा। और जब उसने पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वी एंटर्ड इनटू कॉपर एज, तो हम प्रवेश कर गए ताम्र युग में। इसे चालकोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि पत्थरों के साथ साथ मनुष्य तांबे का भी इस्तेमाल कर रहा था। अब इन दोनों एजेस को यदि आप आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज्यादा लंबी और ज्यादा पुरानी एज कौन सी है, स्टोन एज। ज्यादा पुरानी और लंबी एज है स्टोन एज, पाषाण युग। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब पाषाण युग को भी 3 विभिन्न भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है या डिवाइड किया गया है। और ध्यान रखेंगे वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला लिखिए पैलियोलिथिक पीरियड। हिंदी में आप लिख सकते हैं पूरा पाषाण काल। मैं यहां पर थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूं भाई, क्योंकि एक ही स्लाइड में, एक ही स्क्रीन पर वो सारी की सारी चीजें मैं लेआउट बनाकर आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो सबसे पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। दूसरा कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड, या मध्य पाषाण काल। और तीसरा कहलाता है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। सबसे पहला पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था, लेकिन उसे आग का इस्तेमाल करना नहीं आता था। मनुष्य पूरी तरीके से बर्बर था, उसके अंदर कोई सभ्यता नाम की चीज नहीं थी, और वो एक फूड गैदरर, एक भोजन संग्राहक के रूप में काम किया करता था। पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया करता था, और अपने जीवन निर्वाह के लिए शिकार करके ही अपना जीवन यापन किया करता था, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगह बदल बदल कर ये रहा करता था, केव शेल्टर्स में, यानी कि शैल आश्रयों में ये रहा करता था, आप कह सकते हैं। मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल वो पीरियड है, वो काल है, ध्यान रखेंगे, जिस पीरियड में मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई थी। ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। अभी तक तो मनुष्य केवल और केवल, भाई आप जानते हैं, अभी तक तो मनुष्य केवल और केवल जानवरों का शिकार कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने पशुपालन की शुरुआत की, उसने डोमेस्टिकेशन शुरू किया। किस पीरियड में? मेसोलिथिक पीरियड में। और नियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है इन विच
मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, जिसमें मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। दोबारा से समझ लीजिए, भारत के इतिहास को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। एंशियंट इंडिया को फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम दो एजेस में डिवाइड करते हैं: स्टोन एज और कॉपर एज। और फिर स्टोन एज को हम तीन पीरियड्स में डिवाइड करते हैं: पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। अब इतनी सारी बातचीत करने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया और हमें ये तो पता चल गया कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम इन कालों में और हम इन पीरियड्स में तारीखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेट्स का यूज नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं तारीखों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। दोस्तों आप जानते हैं कि अभी चल रहा है वर्ष 2022, 2022। कट गया थोड़ा सा, और थोड़ा इधर लिखते हैं। अभी चल रहा है 2022। अब यदि अभी 2022 चल रहा है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कभी 1000 भी चल रहा था, कभी 500 भी चल रहा था, कभी 100 भी चल रहा था, कभी 0 भी चल रहा होगा। कहने का मतलब है यही वो जीरो है जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब ये जो वर्ष 2022 चल रहा है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, जो ईसाइयों के द्वारा जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के आधार पर बनाया गया। और ऐसा कहा गया कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी के बाद से कैलेंडर की, ग्रेगोरियन कैलेंडर की क्या हुई, शुरुआत हुई। कहने का मतलब ये जो जीरो है यही वो समय है जब ईसा का जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। लेकिन ईसा के जन्म से पहले क्या, ईसा के जन्म से पहले जो भी कुछ हुआ उसी को हम डिनोट करते हैं किससे, बीसी से, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। उसी को हम लिखते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। जैसे ईसा के जन्म से यदि हम 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो हम उसे 100 बीसी लिख देंगे। ईसा के जन्म से हम 1000 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो हम उसे 1000 बीसी लिख देंगे। ईसा के जन्म से हम 2500 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो हम 2500 बीसी लिख देंगे। ईसा के जन्म से हम 5 लाख साल पुरानी बात कर रहे हैं तो हम 5 लाख बीसी लिख देंगे। सिंपल। कहने का मतलब इतिहास की शुरुआत हम कहां से करेंगे, 5 लाख बीसी से। और जब हम 5 लाख बीसी से जीरो की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं डेट्स बढ़ेंगी नहीं बल्कि घटेंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। और जैसे ही हम जीरो पर पहुंचेंगे तो वो साल, जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसे हम कहते हैं लैटिन भाषा में एडी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। और एनो डोमिनी का मतलब है द ईयर इन विच लॉर्ड क्राइस्ट बॉर्न। जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी को हम लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सीई, दैट इज कॉमन एरा। और हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं ईसवी। और यदि आप इसे बीसी लिख सकते हैं तो आप इसे बीसीई भी लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा। और आप जानते हैं हिंदी में आप इसे लिखते हैं ईसा पूर्व। हिंदी में लिखते हैं ईसा पूर्व।
कहने का मतलब ईडी के बाद सारी की सारी तारीखें चलेंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। चलिए, अब यहां पर हमने जितने भी पीरियड्स लिखे हैं इनमें तारीखें डालना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लगभग अनिश्चित काल, मतलब मैंने इसको 5 लाख बीसी मान लिया है भाई। 5 लाख बीसी से लगभग 8,000 बीसी तक का पीरियड कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड। 8,000 बीसी से लेके लगभग 4,000 बीसी तक का पीरियड कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। और ध्यान रखेंगे 4,000 बीसी से लेकर लगभग 2,500 बीसी तक का पीरियड कहलाता है नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल। लेकिन जब हम 3000 बीसी में थे या ईसा को जन्म लेने में 3,000 साल बाकी बचे थे, तो मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली और लगभग 3,000 बीसी से लेके 2,000 बीसी तक का जो पीरियड रहा उसी को हमने कहा कॉपर एज या ताम्र युग। लेकिन जब हम 2,500 बीसी में थे तो मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया। कहने का मतलब हम प्रवेश कर गए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, और यहीं पर हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो चली लगभग 2,500 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच। और इसके बाद एक और सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, जो कहलाती है वैदिक सभ्यता, लगभग 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। और उसके बाद 600 बीसी से लेके 712 ईस्वी यानी कि एडी तक हम पढ़ते हैं हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। इसके बाद 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और भारत पर होने वाले पहले मुस्लिम आक्रमण से ही हम मेडिवल इंडिया पढ़ना शुरू करेंगे। और 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु तक हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और जैसे ही 1707 ईस्वी में डेथ होगी मुगल एम्परर औरंगजेब की, मुगल बादशाह औरंगजेब की, तो ध्यान रखेंगे 1707 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, जिसमें से 1885 से 1947 तक का पीरियड कहलाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसीलिए जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना सिलेबस में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो बेसिकली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो पीरियड होता है कब से कब तक का, 1885 से लेके 1947 तक। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारे पास 3 मेजर पार्ट्स हैं हिस्ट्री के, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं हमारे पास हिस्ट्री के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिवल और मॉडर्न इंडिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मेडिवल और मॉडर्न से मिलेंगे। कंपेयर करें यदि इनसे तो एंशिएंट से क्वेश्चन से थोड़े कम बनते हैं, थोड़े कम आते हैं, लेकिन हमें ये तीनों ही पार्ट्स पढ़ने हैं, डेफिनेटली पढ़ने हैं।
तो ये था एक हिस्ट्री का ओवरव्यू। और रही बात सिलेबस की, आपके टॉपिक्स की, तो पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड कर दिया जाएगा आपका सिलेबस, जो जो टॉपिक्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। आज की कहानी को यहीं पर रखते हैं। अभी मैं टॉपिक नहीं शुरू कर रहा हूँ, सिलेबस अभी मैंने नहीं शुरू किया है। अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम शुरुआत करेंगे पढ़ने की भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, और उसमें बात करेंगे एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें से हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, मेडिवल इंडिया से, मध्यकालीन भारत से हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।